Good morning, my dear students. Welcome back on this channel Ajit Mathematics. एक बार फिर से अब विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं। क्या करें? जैसी परिस्थिति, जैसा समय, उसके अनुसार मनुष्य को ढलना पड़ता है। तो आज की जो व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था कहें या सामाजिक व्यवस्था कहें, जो कुछ भी कहें, एक बार फिर हमें उसी पटरी पर ला दिए जैसा कि पिछले साल था, उसके पिछले साल था। फिर भी जितना संभव होता है मैं आप लोगों के लिए करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान और उसके अंतर्गत ध्वनि, साउंड अध्याय को हम पढ़ेंगे। साउंड कहने के लिए तो सब परिचित हैं, ध्वनि से सब परिचित हैं, क्योंकि हमारी ध्वनि आप तक पहुंच रही होगी। सुबह से शाम तक, जागने से सोने तक हम नाना प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों की ध्वनि को सुनते हैं। सुबह से ही विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हमें सुनने को मिलती हैं, जैसे अपने घरों में माता पिता की आवाज, बच्चों की किलकारियां, तोतलाई ध्वनियां, अन्य सदस्यों की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। कभी कभी सुरीली ध्वनि सुनाई पड़ती है, संगीत सुनाई पड़ता है, तो कभी कोलाहल भी सुनाई पड़ता है, जैसे आपस में दो लोग झगड़ा करते हो, जोर जोर से चिल्लाते हो, वो भी ध्वनि सुनाई पड़ती है। जगते हैं तो जगने के साथ ही हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। कुछ लोग तो ध्वनि सुनकर ही जगते हैं, जैसे अलार्म लगा करके सोते हैं और अलार्म की घंटी जब बजती है तब उनकी निद्रा खुलती है। तो जगने के लिए भी ध्वनि का प्रयोग इस वैज्ञानिक युग में हम लोग करते हैं। जगने के बाद हाथ मुंह धोने के लिए नल या कल का उपयोग करते हैं, तो नल की खोलने के बाद पानी के गिरने की ध्वनि, चापाकल चलाते हैं तो उसकी ध्वनि, यदि ट्यूबवेल चालू करते हैं तो मोटर की आवाज, कहीं नदी और झरनों में पानी की जो कल कल की आवाज होती है वो ध्वनि सुनने को मिलती है। उसके बाद भोजन बनाते समय किचन में, रसोई घर में बर्तन की आवाज, मिक्सर की आवाज, प्रेशर कुकर की आवाज, भोजन बन करके तैयार हुआ तो माता की आवाज, बेटा आकर के खा लो। पूजा पाठ में अगर बैठे हैं तो घंटी, मंदिर में है तो घंटे, शंख ध्वनि, इस प्रकार हमें ध्वनियों से सामना होता रहता है। कल्पना कीजिए यदि किसी दिन आप कोई ध्वनि न सुन पाए तो कैसा फीलिंग होगा, क्या अनुभव करेंगे? पागल हो जाएंगे। कोई आवाज सुनने को न मिले, किसी से बात करने को न मिले तो मस्तिष्क व्याकुल हो जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा, अर्थात हमारी दशा पागल जैसी हो जाएगी। तो इसलिए ध्वनि आवश्यक है। घर में सुबह तैयार होकर के जब आप साइकिल पर निकलते हैं या मोटरसाइकिल पर आपके माता पिता आपको विद्यालय तक छोड़ने के लिए आते हैं, या किसी वाहन के द्वारा जैसे टेम्पो, ऑटो रिक्शा, बस इत्यादि के द्वारा जब आप विद्यालय में आते हैं तो उस समय भी आप नाना प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। साइकिल पर आते हैं तो साइकिल की घंटी तो जरूर बजाते होंगे, मोटरसाइकिल पर आते हैं तो उसकी भी पिक पिक की ध्वनि। विद्यालय में आने के बाद जो घंटी बजती है, असेंबली लगती है, उसकी ध्वनि, बच्चों के आपस में
बात करने की आवाज़ जो एक तरह का शोरगुल मचाते हैं, इधर से उधर दौड़ते हुए चिल्लाते हैं, खुशियां मनाते हैं। प्रार्थना के समय एक सुर में सभी बच्चों की आवाज़ कितनी मधुर होती है, साथ में हारमोनियम का बजना। किसी किसी अवसर पर तालियों की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट, ये ध्वनि भी सुनने को मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ये ध्वनि कहां से आती है? ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। जब किसी भी वस्तु में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, वो वस्तु डिस्टर्ब होगी, एक तरह का डिस्टरबेंस होगा, विक्षोभ पैदा होगा, तो ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। इसको हम पहले लिख लेते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। क्योंकि हमारे पास जो इंद्रिया है, कान, वही ध्वनि को ग्रहण कर सकती है। हम नाक के द्वारा, आंख के द्वारा ध्वनि को ग्रहण नहीं कर सकते। तो सुनने की संवेदना कानों के माध्यम से होती है। तो यही डिफिनीशन में आप देख रहे हैं कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, अर्थात ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में श्रवण की अर्थात सुनने की संवेदना, एक तरह का भावाभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार ये ध्वनि की संक्षिप्त परिभाषा। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। इस डिफिनेशन को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। अब हम देखेंगे ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। आपने वीणा या वायलिन का अवश्य देखा होगा, हारमोनियम को देखा होगा, उसमें तार लगे होते हैं। आप देखेंगे कि उनकी तार में कंपन होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। कहीं भी कंपन होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। इसी तरह से तबले को थपथपाने पर, ढोलक को बजाने पर, साइकिल की घंटी को आप देखेंगे, जब घंटी बजाएंगे तो उसकी जो ऊपर कटोरी होती है उसमें कंपन होता है। आप अपनी उंगलियों से उसको स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। और तो और जब हम बोलते हैं तो हमारे गले के पास ये जो झिल्लियां हैं, यहां पर यदि हम हथेली रखें तो हथेली पर, इस हथेली पर हमें कंपन का आभास होगा। जोर से बोलने पर अलग तरह का कंपन, धीमी आवाज में बोलने पर अलग तरह का कंपन आप महसूस अवश्य करेंगे। अतः जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है।
आपने बांसुरी देखा होगा, बांसुरी में क्या होता है, फूंकते हैं, फूंकने से वायु में कंपन होता है और वहां भी कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी की नली में भरी वायु के कंपनों के द्वारा बांसुरी की ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रयोगशाला में स्वरित्र द्विभुज होता है, स्वरित्र द्विभुज। मैथमेटिक्स में आप त्रिभुज के बारे में जानते हैं, लेकिन यहां पर द्विभुज शब्द है। तो द्विभुज होता कैसा है, इस तरह का यू आकार का होता है, ये चौड़ी पट्टी होती है इसकी, ये स्वरित्र द्विभुज है। ये स्टील अथवा धातु का बना होता है, दो भुजाएं हैं इसलिए द्विभुज है। तो द्विभुज स्टील की एक छड़ होती है जो यू आकार में मुड़ी रहती है। स्वरित्र द्विभुज की किसी भी भुजा को रबर की पैड पर मार करके कंपन कराया जाता है। अब इसको हाथ से पकड़ लेते हैं और इसको रबर की पैड पर पटकते हैं, उसमें कंपन होता है। कान के नजदीक ला करके उसके कंपन को आप सुन सकते हैं। यदि आपके पास स्वरित्र द्विभुज नहीं है, कोई बात नहीं, 2 मंजिला, 1 मंजिला या 3 मंजिला या बहुमंजिला छत, अब आजकल तो जो ऐसे छत होते हैं वो पिलर खंभे के द्वारा निर्मित होते हैं, उसमें छड़ लगे होते हैं और ये छड़ छत के ऊपर की ओर निकले रहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर में छड़ निकला हुआ है, उस छड़ को आप ऐसे खींच लीजिए। ऐसे खींचने के बाद क्या होगा कि उस छड़ में कंपन होगा, इस तरह से वो छड़ घूमने लगेगा। उस छड़ के पास अपने कान को ले जाइए, आप हन 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 की आवाज सुनेंगे। रेलगाड़ी की आवाज, वायुयान की आवाज ये आप सुनते हैं, उनके द्वारा वायु में कंपन होता है और वायु के कंपन के कारण वो ध्वनि हमारी कानों तक पहुंच जाती है। यदि कंपयमान स्वरित्र द्विभुज को एक धागे के सहारे हम आधार से स्वतंत्र रूप से लटका दें और इसके नजदीक यदि हम यहां पर ये जब कंपित हो जाए तब की बात है, और यहां पर एक रबर की गेंद या रबर की गोली किसी आधार से लटका दी जाए और जो ही कंपन होगा इसमें, गोली का इसमें स्पर्श होगा, तो यह रबर की जो गेंद है ये गेंद गतिमान हो जाएगी, ये अपनी अवस्था से आगे पीछे झूले की तरह दोलन करने लगेगी। यदि स्वरित्र द्विभुज को किसी पानी से भरे गिलास में और उल्टा करके लटका दिया जाए इस तरह से, और जब इसमें कंपन होगा तो ये पानी इससे बाहर छलकने लगेगा। पानी की जो बूंदें हैं वो बाहर गिरने लगेगी जब इसमें कंपन होगा। तो इस तरह से हम प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न की जा सकती। वायलिन या सितार में तार के कंपन के द्वारा, बांसुरी में हवा के कंपन के द्वारा, तबला या ढोलक में ऊपर जो खोल होता है, झिर्रियां होती हैं, उनके कंपन के द्वारा, साइकिल की घंटी में जो प्लेट का कंपन होता है, कटोरी जिसको कहते हैं, उसके द्वारा
ध्वनि का उत्पादन होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। मूल शब्द में आते हैं तो एक बार फिर ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। जब कोई पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाता है, मक्खियां गर्मी के दिनों में अक्सर हम देखते हैं मक्खियों को भिनभिनाते हुए बड़े ही कर्णकटु ध्वनि उत्पन्न करती है। मच्छर जो रात में कानों के नजदीक आकर के गुनगुनाते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए बड़ी ही कर्णकटु ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जो कि नींद में बहुत बाधक होती है। तो उनके द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि कैसे होती है? वे पंखों को फड़फड़ाते हैं और उनके पंखों के फड़फड़ाने से वायु में कंपन होता है और ये ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे ध्वनि के संचरण के बारे में कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक प्रयोग का वर्णन भी है, उस प्रयोग को भी देखेंगे। माध्यम क्या होता है? तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, यही माध्यम है। इसे द्रव्यात्मक माध्यम कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों द्रव्य है। द्रव्य का मतलब पदार्थ है, पदार्थ का ही दूसरा नाम द्रव्य है। तो द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि के गमन के लिए। इसीलिए ध्वनि को यांत्रिक तरंगे भी कहा जाता है। ध्वनि यांत्रिक तरंगे है। क्यों? क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जिस तरंग के चलने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम चाहिए, वह यांत्रिक तरंग कहलाता है। तो ध्वनि का संचरण कैसे होता है देखें। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर उपस्थित माध्यम के कणों को कंपित कर देती है। माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। ये कण अपने समीप वाले कण पर बल लगा करके उसे अपनी विराम की अवस्था से विस्थापित कर देते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती है। अतः ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, जिसको डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है, माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। तो इस प्रकार ये ध्वनि के संचरण के बारे में यदि आपके लिए 2 अंक का ये प्रश्न पूछे तो आप इतना उत्तर अवश्य लिखेंगे कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। 2 अंक के लिए इतना टॉपिक आपके लिए। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है, इसमें भी माध्यम है। मेरे द्वारा जो आवाज उत्पन्न की जा रही है वो कैमरे के रिकॉर्डिंग के द्वारा, अर्थात वायु के द्वारा वो कैमरे तक पहुंचती है। उसके बाद तकनीकी युग में वो आप तक आती है। यहाँ भी माध्यम है। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। द्रव्यात्मक माध्यम के बारे में एक बार फिर से कहता हूं। द्रव्य का मतलब पदार्थ और पदार्थ के 3 रूप, ठोस, द्रव और गैस। तो ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस का होना आवश्यक है। यह ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। निर्वात का यदि हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा नि प्लस वात। नि निगेटिव अर्थ में आता है। वात का मतलब अर्थ हवा होता है। जहां पर वायु नहीं हो, जहां हवा नहीं हो, उस स्थान को निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। वैसे निर्वात में तो बहुत पावर होता है, बहुत शक्ति होती है, लेकिन ध्वनि उसमें गमन नहीं कर सकती है। इसके लिए एक प्रायोगिक प्रदर्शन है।
तो ध्वनि के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक प्रायोगिक प्रदर्शन है। इस प्रयोग को करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करते हैं, एक विद्युत घंटी लेते हैं और कांच का एक वायुरुद्ध, जिसमें हवा नहीं जा सके, बेल जार लिया जाता है। सर्वप्रथम विद्युत घंटी को बेल जार में लटका दिया जाता है। ये बेल जार हुआ शीशे का और ये विद्युत घंटी है, इसमें लटका दिया जाता है और बेल जार को निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है। ये निर्वात पंप, वायु चूसक पंप, वायु रेचक पंप या वायु निष्कासन पंप, अंग्रेजी में वैक्यूम पंप भी कहते हैं, ये बाहर हवा को निकालता है, अर्थात यहां निर्वात उत्पन्न करता है, खाली स्थान करता है, इसलिए इसका नाम निर्वात पंप है। तो निर्वात पंप को इस बेल जार में जोड़ दिया जाता है। ये तार है, ये फ्यूज लगा हुआ है और ये प्लग है जिसको कि हम बिजली से कनेक्ट करते हैं। जब घंटी का स्विच दबाया जाता है, यहाँ पर स्विच मान लीजिए, दबाया जाता है तो ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये आकर के इस पर प्रहार करता है, यह थोड़ा है, ये आकर प्रहार करता है तो घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है। निर्वात पंप की सहायता से इस बेल जार की वायु को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है और जैसे जैसे बाहर वायु निकलती है वैसे वैसे घंटी की जो ध्वनि है वो कम सुनाई देती है, उसकी आवाज धीमी होती जाती है। इस तरह से यदि बेल जार से समस्त वायु निकाल दी जाती है तो बिजली का स्विच दबाने के बावजूद भी घंटी की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ती। पुनः जब इसके अंदर हवा प्रवेश कराई जाती है तो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, अर्थात ध्वनि के गमन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। तो ये प्रयोग आप लिख सकते हैं, आसानी से अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप तैयारी करें, इस पूरे पाठ को जो कि आज आपको समझाया गया, इसका एक सुंदर नोट तैयार करें और इसमें से जो कुछ भी आप प्रश्न बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना सकते हैं तो आप बनाएं, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही करना है अभी आपको घर पर रह करके। तो नोट तैयार करें। जब पुनः समय ठीक होगा, कक्षाएं लगेंगी, विद्यालय में आगमन होगा तो फिर फेस टू फेस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।